Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. नॉर्मली सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के कई मेथड्स हैं. लाइक एक ये है कि आप उसका इम्पल्स रिस्पांस मेंशन कर दें. इम्पल्स रिस्पांस पे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ. और दूसरा ये है कि आप उसकी डिफरेंस इक्वेशन के जरिए भी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस पे भी एक वीडियो बना चुका हूँ. और आज हम जो तीसरी रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम की वो देखेंगे. उसको देखेंगे कि वो कैसे हम उसे मैटलैब में यूज़ करते हैं. तो ये रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफर फंक्शन. एक सिस्टम को हम ट्रांसफर फंक्शन के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैटलैब में, ये आज की वीडियो में हमने देखना है. तो ट्रांसफर फंक्शन जिसे हम सिस्टम फंक्शन भी कहते हैं और सिस्टम ट्रांसफर मॉडल भी कहते हैं, ये एक्चुअली मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि रिलेट करता है इनपुट और आउटपुट को, राइट. तो ट्रांसफर फंक्शन नॉर्मली आपको एस डोमेन में भी नज़र आएगा और इसी तरह आपको इस तरह भी नज़र आएगा. ये एस डोमेन में इस तरह नज़र आएगा और इसी तरह जी डोमेन में इस तरह लिखा जाता है. एस डोमेन में विद द वेरिएबल ऑफ एस होगा और जी डोमेन में विद द वेरिएबल ऑफ जी. मतलब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए आया हुआ है और ये जी ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में आया हुआ है, राइट. अब मैटलैब में हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम टी एफ का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और जेड पी के का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं. तो अब हमने ये देखना है कि टी एफ का फंक्शन और जेड पी के का फंक्शन हम कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं. तो अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन हो या फिर अगर डिफरेंस इक्वेशन हो तो आप उनके कोफिशिएंट्स को यूज़ करके टीएफ के फंक्शन में, ये टीएफ फंक्शन में इंक्लूड करें तो ये आपको ट्रांसफर फंक्शन बना के दे देगा मैटलैब में, राइट. अब ये ट्रांसफर फंक्शन या फिर डिफरेंस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स होते क्या हैं तो देख लेते हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल है. एक डिफरेंस इक्वेशन है जिसमें जो इनपुट है एक्स है और ये आउटपुट वाई की फॉर्म में दी हुई है. तो इनपुट के साथ जो कोफिशिएंट है वो 0.5 है और आउटपुट के साथ कोफिशिएंट 1, 1.5 और -0.5 है, राइट. तो अगर आप इसे ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करें तो ट्रांसफर फंक्शन उसका ये बनता है एच एफ जी. मैंने यहाँ पे एच एफ जी लिखा हुआ है. तो अगर आप गौर करें तो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ रहे हैं और इसी तरह जो वाई के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, ठीक है. आप y को एक तरफ करें और x को एक तरफ करें और यहाँ पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट्स नज़र आ जाएंगे, राइट. तो जो डिफरेंस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं वही एग्जैक्टली ट्रांसफर फंक्शन के कोफिशिएंट्स भी होते हैं. तो ट्रांसफर फंक्शन में न्यूमरेटर कौन से होंगे जो कि डिफरेंस इक्वेशन में इनपुट के साथ वाले कोफिशिएंट्स हैं और इसी तरह ट्रांसफर फंक्शन में डिनोमिनेटर वाले कोफिशिएंट्स कौन से होंगे जो कि डिफरेंस इक्वेशन में आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई होने वाले कोफिशिएंट्स हैं, राइट. तो आप इन कोफिशिएंट्स को यूज़ करके टीएफ का फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप एग्जैक्टली ट्रांसफर फंक्शन जैसे ये पूरा लिखा हुआ है आप ये भी लिख सकते हैं यूजिंग रेशनल एक्सप्रेशन. इसका भी एक मेथड है, इसके लिए भी टीएफ का फंक्शन यूज़ होता है. और इसी तरह एक थर्ड मेथड है जिसमें हम यूज़ करेंगे जेड पी के फंक्शन. ये है ज़ीरो पोल गेन फंक्शन. तो जेड के फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको ट्रांसफर फंक्शन को फैक्टराइज करना पड़ेगा, राइट. तो ये अब हम जाके देखते हैं कि कैसे हम मैटलैब में ट्रांसफर फंक्शन लेके जाते हैं. तो हम मैटलैब में आ गए हैं और मैटलैब में आके मैंने यहाँ पे कुछ 5 फंक्शंस अपने सामने रखे हुए हैं. कुछ एस डोमेन के हैं, कुछ जी डोमेन के हैं. तो जी में भी मैंने 2 वेरिएंट्स रखे हुए हैं, एक जी इनवर्स की फॉर्म में भी रखा हुआ है और एक जी की फॉर्म में भी रखा हुआ है. तो इन सारे वेरिएंट्स को हम मैटलैब में कैसे लेके जाते हैं यूजिंग टी एफ फंक्शन एंड जेड पी के फंक्शन, राइट. तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि अगर कोफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, अब देखें ना आपको यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन के कोफिशिएंट्स भी नज़र आ रहे हैं. तो अगर आपको कोफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन आपको पता है तो आप कैसे उससे ट्रांसफर फंक्शन मैटलैब में बनाते हैं, राइट. तो मैं सबसे पहले h1 ऑफ s जो यहाँ पे नज़र आ रहा है h1 ऑफ s इसको बनाने की कोशिश करता हूँ. तो ट्रांसफर फंक्शन में न्यूमरेटर के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं पहले वो लिख लेते हैं. न्यूमरेटर के साथ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैं h1 ऑफ s को यहाँ पे डिज़ाइन करने लगा. तो न्यूमरेटर के अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं वो हैं, आपने लिखना किस तरह, आपने s की पावर जो हाईएस्ट है उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने सारी डिग्रीज के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो मेंशन करते जाने. लाइक अब यहाँ पे 5s है तो 5s का मतलब ये है कि सबसे हाईएस्ट पावर इस पूरे टर्म में क्या है, s ही है और इसके बाद s की पावर 0 नहीं है, राइट. तो s आपने हाईएस्ट से लेके s की पावर 0 तक जितने भी कोफिशिएंट्स अवेलेबल हैं एक
एक्सप्रेशन में, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, आपने उसी तरीके से लिखना है। लाइक यहाँ पे 5s है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 और 0, मतलब s के साथ क्या था, s की पावर 1 के साथ क्या था 5 और s की पावर 0 के साथ क्या था 0, राइट। अब डिनोमिनेटर की बारी है। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे s स्क्वायर है और सबसे लोएस्ट पावर यहाँ पे s पावर 0 जो कि 25 के साथ है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1, s की पावर 2 के साथ 1 है, उसके बाद 15 है और उसके बाद फिर 25, राइट। तो अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ट्रांसफर के पता है, बन गए हैं आपके पास, तो अब काम बहुत आसान हो गया। मैं यहाँ पे TF ऑफ H1 मैं एक वेरिएबल बना दी है और TF का फंक्शन यूज करने के बाद मैं यहाँ पे num कॉमा dnum इसमें लिखता हूँ और ये मुझे ट्रांसफर बना के दे देगा। इसको रन करते हैं, ये देखेंगे आपके पास वर्क स्पेस में TF अंडरस्कोर H1 आ गया है। अब मैं यहाँ पे TF अंडरस्कोर H1 को देख लेता हूँ नीचे कमांड विंडो में जाके कि ये है क्या। तो देखें इसने आपको बता दिया है कि इट्स अ कंटिन्यूस टाइम ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि ये लेप्लास में था, s वेरिएबल के साथ था, तो ऊपर देखिए 5s है, यहाँ भी 5s है, s स्क्वायर प्लस 15s प्लस 25, राइट। अगर फर्ज किया यहाँ पे नीचे s स्क्वायर प्लस 25 होता, 15s ना होता, तो आप यहाँ पे जो सेकंड s स्क्वायर के बाद s की बारी आती है तो s के साथ क्या आना था 0, राइट। तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ पे ये s स्क्वायर प्लस 25 होता, राइट। तो यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 15 प्लस 25 मैं लिख देता हूँ, तो ये हमारा H1 बन चुका है। अब करते हैं H3 की बारी, मैं H2 को बाद में बताऊंगा। H3 में अगर आपके पास जिस तरह का ये आपको इक्वेशन नजर आ रही है, ये ट्रांसफर फंक्शन नजर आ रहा है, इसको भी बिल्कुल उसी तरह ही डील करना है जैसे आपने यहाँ पे H1 को डील किया था, राइट। तो इसमें फर्क सिर्फ थोड़ा सा ये होगा कि ये जो H1 ऑफ S है ये कंटिन्यूस ट्रांसफर फंक्शन है और H3 ऑफ Z जो है ये डिस्क्रीट ट्रांसफर फंक्शन है, राइट। तो मैं अब H3 ऑफ Z बनाने लगा हूँ, राइट। तो इसके अंदर जो न्यूमरेटर है उसके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है पहले वो देख लेते हैं। इसमें z स्क्वायर है, इसके बाद किसकी बारी आती है z की, उसके बाद फिर z की पावर 0 की, ठीक है। तो z स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, z की पावर 1 के साथ कोफिशिएंट क्या है 0, यानी कि वो है ही नहीं, और z की पावर 0 के साथ भी 0 है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है 1 0 0, राइट। और इसी तरह डिनोमिनेटर में यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है इस पूरे एक्सप्रेशन में, वो है z स्क्वायर, उसके साथ कोफिशिएंट 2 है, फिर उसके बाद z की बारी है, उसके साथ कोफिशिएंट माइनस 3 है, और उसके बाद z की पावर 0 जिसके साथ कोफिशिएंट 1 है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया 2 माइनस 3 और 1, राइट। तो अगर आप इसको लिखेंगे इस तरह तो ये आपको कंटिन्यूस टाइम ट्रांसफर फंक्शन बना के देगा। लेकिन आपको तो चाहिए डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफर फंक्शन, तो आपने यहाँ पर साथ में मेंशन करना है क्योंकि आपको पता है कि कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में आने का तरीका क्या है कि आप उसकी सैम्पलिंग कर दें। मतलब साथ अगर आप ts कोई भी मेंशन कर दें, लाइक मैं 0.01 सैम्पलिंग टाइम अपना मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पर ts लिख देता हूँ, तो ये इसे कंसिडर कर लेगा एक डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफर फंक्शन। तो बल्कि यहाँ पे h2 कर देता हूँ इसे और इसको कॉपी भी कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये देखेंगे क्या आ गया z स्क्वायर और 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1, बिल्कुल यही ट्रांसफर फंक्शन है, राइट। तो बल्कि h3 था, मैं यहाँ पे h3 लिख रह देता हूँ। तो h3 जो है वो कि इसको पहले रन दे देते हैं और अब मैं इसको यहाँ पे h3 लिख देता हूँ। तो ये देखें ये वही चीज़ है, बस मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया। क्यों वेरिएबल चेंज किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे h3 लिखा हुआ था। अब देखें अब यहाँ पे इसने कंटिन्यूस टाइम ट्रांसफर फंक्शन की बजाय डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ts मेंशन कर दिया और साथ सैम्पल टाइम 0.01 सेकेंड्स भी बता रहा है। अगर आपको नहीं पता है सैम्पलिंग टाइम क्या है तो आप ts मेंशन ना करें, राइट। लाइक ये कि अगर मैं ts मेंशन नहीं करता, इस जगह पे जाके मैं अनस्पेसिफाई कर देता हूँ, मतलब ये खाली ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, जिसका मतलब ये होगा कि मैंने डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफर फंक्शन बनाया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका सैम्पलिंग टाइम क्या है। तो इसको रन देते हैं। h3 z स्क्वायर और 2z
स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1, बिल्कुल वही चीज़ आ गई है, और सैम्पलिंग टाइम के साथ लिखा हुआ है कि अनस्पेसिफाइड, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, राइट। अब ऐसा करते हैं कि H2 को देखते हैं। अब H2 जिसके अंदर z ही आ रहा है लेकिन इनवर्स के साथ आ रहा है, राइट। तो इसको कैसे बनाना है पहले ये देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नम और डिनम इसके लिए बिल्कुल डिफरेंट होंगे। वो किस तरह होंगे, आप टॉप पे देखें तो आपको यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो z की पावर 0 ही है। तो मैं z की पावर 0 के साथ को जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो 0.5 ही है। और डिनोमिनेटर में बिल्कुल उसी तरीके से आपने जो है ना z की पावर -2 मतलब सबसे लीस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ आपने जाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 जो कि सबसे हाईएस्ट पावर है z की पावर 0, उसके बाद z की पावर -1 के साथ -1.5 है, z की पावर -2 के साथ 0.5 है। बिल्कुल उसी तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाना है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, उसके बाद -1.5 और उसके बाद आता है जी 0.5। तो अगर आप इसको इसी तरह लिखेंगे तो ये आपको z में बना के देगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको H2 कर देते हैं यहाँ पे। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये z स्क्वायर में ये z इनवर्स में नहीं आपको बना के देगा बल्कि z में बना के देगा। जबकि आपको क्या चाहिए, आपको तो z इनवर्स पे ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। z इनवर्स में लाने के लिए आपने यहाँ पे जाके लिखना है वेरिएबल जो आप वेरिएबल यूज करना चाहते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे जाके z इनवर्स लिख देना, राइट। तो ये इसको z इनवर्स में बना के दे देगा। चेक करते हैं तो ये देखिए ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन बन के आ गया। टॉप पे क्या है, मतलब न्यूमरेटर में क्या है 0.5, डिनोमिनेटर में 1 - 1.5 z इनवर्स प्लस 0.5 z पावर -2। और सैम्पलिंग टाइम क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया था, अनस्पेसिफाई किया हुआ था, तो ये अनस्पेसिफाइड ही है। अगर आपकी मर्जी हो तो आप जो आपको गिवन हो तो आप वो ts यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, राइट। तो ये तो एक तरीका था जिसके ज़रिए आप बना सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग कोफिशिएंट्स। लेकिन इसी तरह का अब ये मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल R किया मैंने, इसे कमेंट कर दिया। अगर आप ये जो वेरिएबल है और z इनवर्स है ये नहीं लिखना चाहते तो DSP फॉर्मेट का एक और फंक्शन भी है जो कि आपको ट्रांसफर फंक्शन बना के दे देता है। तो वो फंक्शन क्या है उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे TF_H2 दोबारा से लिख रहा हूँ। एक फंक्शन है मैटलैब के अंदर फिल्ट के नाम से। इस फिल्ट में अगर आप num, dnum यूज़ करेंगे तो ये DSP फॉर्मेट मतलब डिस्क्रीट टाइम फॉर्मेट में आपको ये फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन बना के देगा यूजिंग num और dnum। चेक करते हैं क्या बनता है। TF_H2। तो ये देखिए आपने कुछ भी लिखा आगे आपने ये भी स्पेसिफाई नहीं किया। ये क्यों नहीं स्पेसिफाई किया, क्योंकि फिल्ट का फंक्शन DSP ऑलरेडी डिजिटल डोमेन में, डिस्क्रीट डोमेन में आपका ट्रांसफर फंक्शन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो ये चीज़ थी क्या थी, TS ये भी आपने मेंशन नहीं किया, आपने वेरिएबल और z इनवर्स भी मेंशन नहीं किया, इसने आपको वैसे ही z इनवर्स में बना के दे दिया फंक्शन को, राइट। तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट्स को यूज़ करके आप कोई भी ट्रांसफर फंक्शन बना सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि रैशनल फंक्शंस यूज़ करके ट्रांसफर फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अब सबसे पहले हम दोबारा से आते हैं H1 की तरफ। H1 ऑफ S अपना बनाने की कोशिश करते हैं और मैं यहाँ पे फंक्शन रैशनल फंक्शन यूज़ करूँगा। मतलब ये पूरी की पूरी जो फंक्शन है ये मैं एज इट इज़ लिख लूँगा, ठीक है। अगर आपने एज इट इज़ लिखना है तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये S है क्या आपका, राइट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना S डिक्लेयर करूँगा। TF के फंक्शन ही यूज़ करना है यहाँ पे। TF करके अपना S आपने डिक्लेयर कर दिया कि S आपका क्या है, तो इसको मैं S के ही इक्वल कर लेता हूँ, राइट। तो S को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि S क्या है। ये इसको ट्रांसफर फंक्शन ही डिक्लेयर करेगा। ये देखिए S यहाँ पे S इक्वल टू S ही है और वो कंटिन्यूस टाइम ट्रांसफर फंक्शन है। अब ये जो वेरिएबल S है इसको यूज़ करके आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं। लाइक कैसे, मैं यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन H1 लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ट्रांसफर फंक्शन में क्या है, टॉप पे क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय S डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ S स्क्वायर प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय S प्लस 25, ठीक है। इसको देखते हैं अब ये क्या है, ये क्या बनाता है। तो TF_H1 क्या बनाता है, ये देखें, ये आपको वही फंक्शन बना के इसने दे दिया कंटिन्यूस टाइम ट्रांसफर फंक्शन का।
बस इसमें फ़र्क क्या है, आपने पहले एस को डिक्लेयर कर देना है कि ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है, और उसके बाद एस को जिस तरह भी इक्वेशन में यूज़ करें तो आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये रैशनल फंक्शन, रैशनल इक्वेशन या रैशनल एक्सप्रेशन के ज़रिए आप अपने ट्रांसफर फंक्शन को भी मैटलैब में लेके जा सकते हैं, राइट। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आप जी को भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये H3 ऑफ Z की बारी है, H3 ऑफ Z को देखता हूँ। यहाँ पे H3 ऑफ Z को बनाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे TF में मैं Z बना लेता हूँ, यहाँ भी मैं Z कर लेता हूँ, और Z का जो फंक्शन है वो है ऊपर Z स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, Z स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय Z स्क्वायर है, उसके बाद फिर -3S है, Z है, उसके बाद फिर +1, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ये हमारा H3 हो गया, तो इसको मैं रन देता हूँ, और यहाँ पे TF अंडरस्कोर H3 क्या आएगा देख लेते हैं। तो ये आ गया जी Z स्क्वायर 2Z स्क्वायर -15Z +1, राइट। तो इसी तरह अगर आप Z इन्वर्स की बात करते हैं तो Z इन्वर्स में भी आप इसे लिख सकते हैं, राइट। तो आप अगर इसे Z इन्वर्स में लिखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ट्रांसफर फंक्शन में साथ आपको बताना पड़ेगा कि आप Z इन्वर्स बनाने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आपने मेंशन किया कि आप अनस्पेसिफाइड सैम्पलिंग टाइम मेंशन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे वेरिएबल का फंक्शन यूज़ किया। वेरिएबल फंक्शन यूज़ करने के बाद बिल्कुल उसी तरह आपने Z इन्वर्स यूज़ किया, तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन बन गया Z, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे Z मेंशन करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 की बारी है, जो कि Z इन्वर्स में लिखा हुआ है ट्रांसफर फंक्शन आपका। तो ऊपर क्या है, इसमें 0.5, ठीक है, और नीचे क्या क्या आता है, डिनोमिनेटर में क्या क्या है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1.5, जो आपका Z है वो ऑलरेडी Z इन्वर्स में है, राइट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली Z ही लिखेंगे, राइट, क्योंकि Z जो है ये Z इन्वर्स की फॉर्मेट में बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई Z लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय Z इन्वर्स, सॉरी ये Z इन्वर्स, क्योंकि Z इन्वर्स की फॉर्मेट में है ये, और साथ आ जाएगा प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय Z पावर -2, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। तो ये फंक्शन है जी 0.5 ऊपर और 1 माइनस 1.5 Z इन्वर्स और साथ 0.5 Z पावर -2, राइट। तो इस तरीके से आप रैशनल फंक्शन यूज़ करके भी आप अपना ट्रांसफर फंक्शन बना सकते हैं। तो हमने पहला एक मेथड देखा था जो कि था कोफिशिएंट यूज़ करके ट्रांसफर फंक्शन बनाना, दूसरा हमने देखा था कि रैशनल एक्सप्रेशन यूज़ करके बनाना, और अब हम जीरो पोल गेन, अगर आपका ट्रांसफर फंक्शन फैक्टराइज्ड फॉर्म में है तो आप उसका जीरो पोल गेन यूज़ करके भी आप ट्रांसफर फंक्शन बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम H4 को देखते हैं। तो यहाँ पे H4 ऑलरेडी आपके पास फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, मतलब आप अपने ट्रांसफर फंक्शन को फैक्टराइज करें और उस तरह के पेयर्स बन जाएंगे उसके, मतलब न्यूमरेटर में भी बन जाएंगे और डिनोमिनेटर में बन जाएंगे। जब ये बन जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो आपको ये तो पता होगा कि जो ट्रांसफर फंक्शन है इसमें जो न्यूमरेटर का जो एक्सप्रेशन होता है इसके अगर रूट्स आप निकालें तो वो जीरोस बनते हैं। इसी तरह जो ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में जो रूट्स होते हैं वो पोल्स बनते हैं। इसी तरह ट्रांसफर फंक्शन जो किसी कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका गेन होता है। तो ये अब हम देखते हैं। तो मैं जी क्या चीज़ है हमारे पास, जी इज़ फॉर जीरोस। तो जीरोस में क्या क्या आ रहा है, जीरोस में इस ट्रांसफर फंक्शन में मतलब न्यूमरेटर के अंदर जो रूट्स हैं वो क्या आ रहे हैं। अगर आप इस एक एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करें तो s इक्वल टू 3 आएगा और s इक्वल टू -4 आएगा, राइट। तो s इक्वल टू 3 आएगा और s इक्वल टू -4 आएगा, दो रूट्स इसके आएंगे, ठीक। और इसी तरह डिनोमिनेटर को अगर आप इक्वल टू 0 करें, मतलब ये इक्वेशन बनाएं और इसके रूट्स निकालें, तो वो पोल्स बनेंगे। और वो पोल्स क्या क्या आएंगे, ये देखिए यहाँ पर s है, s+2 है, s+10 है और s+15 है। तो ये चीज़ क्या क्या बनेगी ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, s0 आएगा, उसके बाद s-2 आएगा, फिर s-10 आएगा और उसके बाद s-15 आएगा, राइट। तो ये -2 -10 और -15 आएगा। और इसी तरह जो गेन है, जो गेन है वो हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे ट्रांसफर फंक्शन के साथ
वो 100, राइट। तो अब जो हमने ये बना लिया, तो अब हम ZP का फंक्शन यूज करके जीरो पोल ट्रांसफर फंक्शन, जीरो पोल वर्जन ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन बना सकते हैं। तो ये H4 है, यहाँ पे मैं H4 कर देता हूँ, H4, और यहाँ पे ZPK का फंक्शन यूज करते हैं। इसमें आपने Z मेंशन करना है, P मेंशन करना है और उसके बाद K मेंशन करना है, राइट। ZPK, इसको एक्सिक्यूट करें, देखते हैं ZPK अंडरस्कोर H4 क्या आता है। तो ये देखें 100, S-3, S+4, S+2, S+10 और S+15, ये आपके जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका फैक्टराइज्ड फॉर्म, मतलब जीरो पोल गेन मॉडल आपके सामने आ गया। और कौन सा ये कंटिन्यूस टाइम जीरो पोल गेन मॉडल, ये एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन ही है लेकिन जीरो पोल गेन मॉडल है, राइट। तो अगर आप इसी जो जीरो पोल गेन मॉडल को आप ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि अगर आप इस सबको मल्टीप्लाई कर दें, जैसे आपका ट्रेडिशनल ट्रांसफर फंक्शन होता है, इन सारों को मल्टीप्लाई करके जो चीज़ बनती है, वो अगर उस तरह देखना चाहते हैं तो आप TF इस ZP अंडरस्कोर H4 को TF के फंक्शन में, जो ट्रांसफर फंक्शन का आपका फंक्शन है, उसमें यूज़ करें तो ये आपको बना के दे देगा। चलें चेक करते हैं इसको। TF अंडरस्कोर H4, ये ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या बनता है देख लेते हैं। तो TF अंडरस्कोर H4 मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये देखें ये इसने सारों को मल्टीप्लाई करके बना दिया, मतलब ऊपर 100 को S-3 और S+4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये एक्सप्रेशन आ गया, और इसी तरह जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई किया तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। तो ये आपका कंटिन्यूस टाइम ट्रांसफर फंक्शन बन चुका है, राइट। इसी तरह अगर आप Z में बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। चलिए ये नीचे हमारे पास जो H5 है, ये एग्जाम्पल Z के लिए है, तो वो कैसे बनाएंगे हम ZPK का फंक्शन यूज करके। तो H5 ऑफ Z, सॉरी मैंने यहाँ पे Z लिखना था, मैंने यहाँ पे S लिखा, ये इसकी जगह पे Z है। तो अब है क्या, अब इसके न्यूमरेटर में कौन कौन से कोफिशिएंट्स आएंगे, वो आएगा Z पावर Z-1 है, Z-2 और Z-3, मतलब इसके क्या आएंगे 1, 2 और 3, राइट। और इसी तरह पोल्स कौन कौन से आएंगे, पोल्स आएंगे 6, 5, 6, 5 और 4, क्योंकि आप इन सबको जब इक्वल टू 0 करके रूट्स निकालेंगे तो वो Z इक्वल टू 6 आएगा, Z इक्वल टू 5 आएगा, Z इक्वल टू 4 आएगा। तो क्या क्या आएगा 6, 5 और 4, राइट। और गेन क्या है, गेन है यहाँ पे 7, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे ट्रांसफर फंक्शन के साथ। तो ZPK का फंक्शन आपने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद मतलब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे TS मेंशन कर दें, TS आप साथ बता दें, अगर नहीं बताना तो आप यहाँ पे अनस्पेसिफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे 0.01 अपना TS बताया, 0.01 का मतलब कि 100 सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मैंने रखी हुई है। तो इसको चेक करते हैं कि क्या बनता है, ZP अंडरस्कोर H4, ठीक है H5 कर देते हैं यहाँ पे H5, और इसको भी H5 कर देते हैं। चेक करते हैं ZP अंडरस्कोर H5 क्या आता है, यही आता है या कुछ और आता है, ठीक है। तो ये देखें ये आ गया। आप चाहें तो यहाँ पे जो एम्प्टी ब्रैकेट है वो भी यूज़ करके इसको अनस्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रीट टाइम जीरो पोल गेन मॉडल, राइट। तो अब TF अंडरस्कोर H5 क्या होगा वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे TF अंडरस्कोर H5 रखता हूँ, तो क्योंकि आपने ZP अंडरस्कोर H5 जो रख दिया था वो डिस्क्रीट मॉडल था, तो इसलिए TF में आपको बताने की अब ज़रूरत नहीं है कि ये डिस्क्रीट होगा या फिर कंटिन्यूस वगैरह होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली उसको डिस्क्रीट में ही देगा आपको। तो TF अंडरस्कोर H5 ये आपको इसने बना के दिया, मतलब सारों को मल्टीप्लाई करके इसने दे दिया। इसी तरह ये जो ZP का फंक्शन है ये सपोर्ट, इस तरह की भी सपोर्ट देता है आपको कि अगर आप रैशनल फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेशन दे दें, मतलब ये है कि अगर मैं इसी H5 को ही अगर देखता हूँ, H5 को अगर मैं रैशनल फॉर्म में दे दूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। वो उसके लिए क्या करना है हमने देख लेते हैं। मैं सबको ख़त्म कर देता हूँ। रैशनल फॉर्म में लिखने के लिए आप ZPK का फंक्शन यूज़ करें, और क्योंकि आपका जो वेरिएबल है यहाँ पे वो Z है, तो मैं यहाँ पे Z लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे Z लिखा और इसको मैं Z के इक्वल ही कर देता हूँ। बिल्कुल उसी तरह रैशनल फंक्शन आपने लिखना है जिस तरह आप TF के लिए लिखते थे, राइट। तो मैं यहाँ पे ZP अंडरस्कोर H5 लिखता हूँ। ये जीरो पोल मॉडल ऑफ H5 है, तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय Z-1, और फिर क्या हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है जी, ये Z-2,
और फिर ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, z माइनस 3, और ये फिर सारा किससे डिवाइड हो रहा है, z माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय z माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय z माइनस 4। चलिए चेक करते हैं zp अंडरस्कोर 5 क्या है। तो zp अंडरस्कोर 5, सॉरी मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना भूल गया हूँ जिसकी वजह से ये गलत आया। ये हमारा न्यूमरेटर है और ये पूरा हमारा डिनोमिनेटर है। तो zp अंडरस्कोर 5, ये देखिए 7, z माइनस 1, z माइनस 2 और z माइनस 3, और नीचे क्या आ रहा है, z माइनस 6, z माइनस 5 और z माइनस 4, राइट। तो इसी को ही अगर आप tf के फंक्शन में से पास कर देंगे तो ये आपको जो जीरो पोल गेन मॉडल जो बना हुआ है इसको ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करके दे देगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं zp अंडरस्कोर h5 कन्वर्जन के लिए, तो ये tf अंडरस्कोर h5 मैं बनाने लगा हूँ। तो tf अंडरस्कोर h5 क्या होगा, वही होगा जो कि सारों को मल्टीप्लाई करके जो ट्रांसफर फंक्शन बनता है वो आ जाएगा, राइट। तो ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया। इस पूरे में मैंने क्योंकि यहाँ पे आप जो अपना जो सैम्पलिंग टाइम था वो स्पेसिफाई नहीं किया था, अगर आप कर देंगे तो ये सैम्पलिंग टाइम यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पे सैम्पलिंग टाइम लिख सकते हैं। अगर इसकी जगह पे आप s लिख देते हैं, ठीक है, अगर आप इसकी जगह पे s लिखते हैं तो ये इसको कैसे ट्रीट करेगा वो भी देख लेते हैं। अब मैंने s यूज़ किया हुआ, अब मैं zp अंडरस्कोर h5 को देखता हूँ तो ये देखें इसने s में यूज़ किया और इसको कंसीडर कर रहा है ये एक कंटिन्यूस टाइम जीरो पोल गेन मॉडल है, राइट। और इसी तरह अगर आप tf अंडरस्कोर h5 को देखेंगे तो ये आपको उसकी का s वर्जन ट्रांसफर फंक्शन शो करवाएगा, राइट। तो ये जो tf अंडरस्कोर h5, zp अंडरस्कोर h5, ये जो ट्रांसफर फंक्शंस जो कंटिन्यूस या फिर डिस्क्रीट मॉडल्स बने हुए हैं, इनको हम यूज़ करके फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मतलब इसमें से हम इनपुट पास करके आउटपुट चेक कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो आज की वीडियो में यही था कि हम मैटलैब के अंदर ट्रांसफर फंक्शन कौन कौन से मेथड से लेके जाते हैं, और बाद में जाके आप विजुलाइज भी कर लिया आपने, वाकई ट्रांसफर फंक्शन मैटलैब ने उठा लिया, लोड कर लिया। तो अब इस ट्रांसफर फंक्शन को यूज़ करके हम इस पर क्या प्रोसेसिंग करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।